हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना एकेडमी। देखिए, नया सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस नए सेशन के अंदर दोबारा आप लोगों को केमिस्ट्री कराई जाए। तो इसलिए मैं आज ये वीडियो लेके आया हूँ। आज के लेक्चर के अंदर हम सबसे पहला जो चैप्टर है दैट इज़ पीरियोडिक टेबल, इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम इसके इंट्रोडक्शन करेंगे एंड उसके बाद आने वाली जितनी भी वीडियोज़ होंगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करने की मैं कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों का जो सिलेबस है वो टाइम पे और जल्दी ख़त्म हो सके। अगर बाई चांस नहीं भी खत्म होता तो मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बना चुका हूं, आप चाहें तो उसको वहां से एक बार अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। तब तक मैं यहां से ये वाली जो न्यू वीडियोस हैं वो अपलोड करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, जो सबसे पहली चीज हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है वो है एलिमेंट्स के बारे में। आप जानते हैं एलिमेंट्स क्या होता है। कहा जाता है कि एलिमेंट्स वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें एक जैसे एटम्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक सोडियम का टुकड़ा है। ठीक है, ये एक सोडियम का पीस है। तो अगर मैं इसके अंदर एटम्स को देखूं तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ किसके एटम्स मिलेंगे? आपको सोडियम के ही एटम्स मिलेंगे। ठीक है, उसी तरह अगर मान लीजिए मेरे पास एक गैस चैम्बर है और उसमें मैंने कौन सी गैस डाली है? मान लेते मैंने ऑक्सीजन का जो है गैस उसमें अंदर डाली है। तो अगर मैं उसको ध्यान से देखूंगा तो उसमें क्या पाए जाएंगे? उनमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑक्सीजन के पाए जाएंगे, क्योंकि अकेला ऑक्सीजन एग्जिस्ट नहीं करता नेचर के अंदर। तो ये जो ऑक्सीजन है, अगर मैं इनको ध्यान से देखूं तो आप देख सकते हो कि सेम काइंड ऑफ एटम्स के कॉम्बिनेशन से ही ये बना हुआ है। इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट होता है और वहां पे O2 एज ए मॉलिक्यूल वो अपने आप को स्टेबल कर लेता है। सो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसा कुछ बात नहीं करने वाला, मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअलिटी में होता क्या है। ठीक है, सो जब हम किसी भी एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो एक प्योर सब्सटेंस है जिसके अंदर जब एटम्स को देखा जाता है तो सेम काइंड ऑफ एटम्स हमें हमेशा मिलते हैं। ठीक है, अब बात यह है कि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। उन सभी एलिमेंट्स को एक प्रॉपर वे में स्क्रूटनाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब बोलेंगे इंपॉर्टेंट क्यों होता है? देखिए, क्या होता है कि जब हम किसी पर्टिकुलर चीज को ध्यान में रखते हुए अगर हम अपने सभी एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर ग्रुप्स में या पीरियड के अंदर डिवाइड करते हैं तो हमें ना एक्चुअली उनके अंदर एक पैटर्न दिखाई देना शुरू हो जाता है। जब हमें किसी चीज के अंदर पैटर्न दिखाई देता है तो न्यू एलिमेंट्स को प्रिडिक्ट करना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। इवन अगर कोई मान लो नया एलिमेंट हमारे पास डिस्कवर होता है तो हमें पता लग जाता है कि इसकी प्रॉपर्टीज जो है लगभग कैसी होंगी और किन एलिमेंट्स के साथ होगी, क्योंकि हमें एक पैटर्न दिखाई देना शुरू हो गया। तो इसलिए इन सबको एक स्क्रूटनाइज वे में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इनको ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखने के लिए बहुत सारे लोगों का योगदान है, जिनमें से ये तीन हमारे शुरुआती दौर के थे। ठीक है, डोबर आइनर्स जो है इनके ट्राइड वाला मेथड था, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेन बनाया था एंड मेंडलीव्स ने सबसे पहला आपको एक पीरियोडिक टेबल दिया था जिसके अंदर क्या अपने एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था एक फिक्स्ड तरीके से। वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो देखिए, शुरुआत करेंगे डोबर आइनर से। डोबर आइनर ने क्या किया था? इन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स जो थे ना उनके ग्रुप बनाए थे जिनको ट्राइड्स का नाम दिया था। जब उनको चूज किया गया था तो उनके एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास को ध्यान में रखते हुए चूज किया गया था। किस तरीके से? उन्होंने ये कहा कि जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि जैसे मेरे पास मान लेते हैं एक लिथियम है, एक सोडियम है और एक पोटेशियम है। अब ये जो तीनों का ग्रुप है इसको मैं ट्राइड कहूंगा। जब मैं इनको ट्राइड कह रहा हूं तो मैं ये देख पा रहा हूं कि जो बीच वाला है जो कि जिसका एटॉमिक मास है 23, वो एक्चुअली में लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास के अर्थमेटिक मीन के बराबर है। जैसे 6.9 और 39 का जब मैंने अर्थमेटिक मीन निकाला तो आंसर 22.95 आया। ये वैल्यू मेरे सोडियम के एटॉमिक मास के बिल्कुल नजदीक था। मतलब बेसिकली मैं ये नहीं कहूंगा कि एग्जैक्ट निकलता है, बट अप्रोक्सीमेटली निकल जाता है। जब उन्होंने ये ट्रायड्स बनाए ना तो उनको क्यों लगा ये ट्रायड्स ठीक है? क्योंकि जिन जिन के ट्रायड्स बन रहे थे उनकी जो फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी काफी हद तक एक दूसरे से रिजेंबल करती थी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इन सब को एटॉमिक मासेस को ध्यान में रखते हुए इनके ट्रायड्स बनाने शुरू किए
और ये देखा कि जो बीच वाला हमारा एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास बाकी दो के अर्थमेटिक मीन के बराबर था। तो आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट जो अरेंजमेंट करी थी वो न्यूलैंड ने करी थी। उन्होंने बनाया अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है, ध्यान से समझना। उन्होंने एक्चुअली क्या किया, इन सभी एलिमेंट्स को इनके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने अरेंज किया तो उन्होंने ये देखा कि जैसे मान लेते हैं सबसे पहला एलिमेंट जो है, मैं यहां पे लिथियम देख रहा हूं, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ, सेवंथ के बाद जो 8वें नंबर वाला एलिमेंट मुझे दिख रहा है, इसकी प्रॉपर्टी और इस लिथियम की प्रॉपर्टी, व्हेन आई से प्रॉपर्टी मतलब होता है केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, एक दूसरे से रिजेंबल करती थी। सिमिलरली जब मैं इसके नेक्स्ट 8वें नंबर पे जाता हूं जो कि पोटेशियम है, तो मैंने फिर से देखा कि इसकी प्रॉपर्टी मेरे सोडियम और लिथियम के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी से काफी हद तक रिजेंबल कर रही थी। तो यही है मेरा लॉ ऑफ ऑक्टेव। उन्होंने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स थे उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया, और अरेंज करने के बाद उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि हर 8वां जो एलिमेंट है वो अपने पहले एलिमेंट के साथ उनकी जो प्रॉपर्टीज थी काफी हद तक रिजेंबल करती थी। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो सबसे बड़ा योगदान दिया वो था मेंडलीव ने। मेंडलीव ने क्या किया, सबसे पहला हमें एक पीरियोडिक टेबल दिया, और पीरियोडिक टेबल देने के बाद उन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन सभी एलिमेंट्स को प्रॉपर ग्रुप्स एंड पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया। आपको मैं उनका एक पीरियोडिक टेबल दिखाता हूं, जैसे आप यहां पे देख सकते हो। उन्होंने क्या किया, कुल मिला के कई सारे अपने रोज बनाए, कई आपके कॉलम्स बने, और इनमें कई गैप्स भी आप देख सकते हो, क्योंकि उनके अकॉर्डिंगली यहां पर जो आने वाले न्यू एलिमेंट्स है, जो न्यू डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स है, वो यहाँ पे फिट होने चाहिए थे। क्योंकि जो इन्होंने सोचकर इनको अरेंज किया था, जो चीज सोच के इन्होंने अरेंज किया था, वो यहाँ पे फिट नहीं बैठ पा रहे थे। पहली बात तो ये समझे, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि इसको जब अरेंज किया गया तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास को ध्यान में रखते हुए अरेंज किया गया था। मेंडलीव का यह मानना था कि जितने भी आपके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, वो एक्चुअलिटी में उस पर्टिकुलर एलिमेंट के एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे कि अगर आप इस फर्स्ट ग्रुप को देखेंगे तो यहां पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये रुबिडियम, और ये जो जितने भी आप यहां पे देख पा रहे हो, और ये जितने भी आपके अरेंजमेंट यहां पे आप देख रहे हो, इन सभी अरेंजमेंट के अंदर इन सभी की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग एक दूसरे से रिजेंबल करती है। और आप देख सकते हो कि आफ्टर एक फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट के बाद वो दोबारा रिपीट हो रहा है, वो दोबारा रिपीट हो रहा है, वो दोबारा रिपीट हो रहा है। तो इसको कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन, किसी चीज का बार बार रिपीट होना एक फिक्स चीज के बाद। ठीक है, तो ये था मेंडलीव का कहना। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मेंडलीव ने जितने भी 63 एलिमेंट उस टाइम एग्जिस्ट करते थे उनको प्रॉपरली अरेंज किया इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रोज के अंदर, लेकिन ये जो मेथड था ये बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पाया कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स को या एलिमेंट्स की पोजीशन को, जो कि खास तौर पे रेयर अर्थ मेटल थे, जो कि जिनके आउटर मोस्ट शेल में मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उनके आइसोटोप्स की पोजीशंस भी वो नहीं बता पाए। इस चीज को मॉडिफाई किया हमारे हेनरी मोजले ने। अब हेनरी मोजले ने क्या किया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो था उसका इजाद किया। इन्होंने मेंडलीव से जो चीज अलग करी थी वो ये था कि मेंडलीव ने जितने भी एलिमेंट्स को अरेंज किया था वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से उनको अरेंज किया था, और उनका यह मानना था कि किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है वो एक्चुअली में पीरियोडिक फंक्शन होता है एटॉमिक मास का। लेकिन इन्होंने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स आपके अरेंज किए गए थे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से उनको अरेंज किया गया था। अब सवाल है कि ऐसा क्यों किया था और इनका क्या मानना था। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि एटॉमिक नंबर होता क्या है। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है कि एक आउटरमोस्ट शेल के अंदर, आउटरमोस्ट शेल नहीं मतलब बेसिकली एक एटॉमिक नंबर बताता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअलिटी में एग्जिस्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर एटम के अंदर, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर एटम के ऊपर। ठीक है,
फिर उनका यह कहना था कि जितने भी फिजिकल और आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक्चुअलिटी में इस बात पे डिपेंड करती है कि किस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उस पर्टिकुलर एलिमेंट का। जैसे कि अगर आप लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के बारे में बात करते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप ध्यान से देखें तो लिथियम जो है उसके आउटरमोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है और पोटेशियम के आउटरमोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। और इन तीनों के अंदर एक बहुत प्यारा रिजेंबलेंस है कि ये सभी के सभी आपके अल्कलाइन मेटल्स होते हैं, ठीक है। और ये सभी के सभी मेटल हैं, बहुत रिएक्टिव नेचर के अंदर होते हैं, इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी लगभग एक जैसी होती है। क्लियर होगी बात? तो सबसे पहले बात हमने क्या देखी कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर होता है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसी पर्टिकुलर एटम के अंदर। फिर हमने देखा कि जितनी भी फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी एलिमेंट की वो एक्चुअली इस बात पे डिपेंड करती है कि किस तरह से आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज किया गया है, मतलब उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो एटॉमिक नंबर है एक्चुअलिटी के अंदर वही फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की। तब उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा, जैसे मेंडलीव ने कहा था कि वो एटॉमिक मास के बारे में बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की वो एक्चुअली में एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता, वो एक्चुअलिटी में किसका पीरियोडिक फंक्शन होता है, वो एटॉमिक नंबर का एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। मतलब जिन जिन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमने ये देखा कि भाई आउटरमोस्ट शेल में जिन जिन के ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम थे ना, उनकी जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो काफी हद तक सेम थी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद आप भी जानते हैं कि और ज्यादा हमारे जो एलिमेंट्स है वो डिस्कवर होने शुरू हुए और नील बोहर ने क्या किया, उसका एक एक्सटेंडेड फॉर्म बनाकर एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया, जिसको आज हम अच्छी तरह से जानते हैं। वो कुछ ऐसा सा आपका दिखाई देता है। थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखाता हूं, थोड़ा आप ध्यान से देखें इस चीज को। यहां पे अगर आप देखेंगे तो कई सारे आपको कॉलम्स नजर आएंगे। टोटल यहां पे वैसे तो 18 कॉलम्स होते हैं। उन 18 कॉलम्स को अगर मैं रोज वाइज देखूंगा तो कुल मिला के आपको 7 रोज यहां पे दिखाई देंगे। जो आप वर्टिकल कॉलम्स देख रहे हो उनको ग्रुप कहा गया, ठीक है। क्या कहते हैं हम इनको? ग्रुप्स कहते हैं, और इनके स्पेसिफिक नाम भी हैं, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। और जो इस तरह से हॉरिजॉन्टल रोज आप यहां देख रहे हो इनको पीरियड कहा जाता है, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप एक बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम एक काम करते हैं, ये जो पीरियोडिक टेबल आप यहां देख रहे हो इनके कुछ साइलेंट फीचर्स के बारे में हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहली बात, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि इसमें कुल मिला के 18 वर्टिकल कॉलम्स आपके पास होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मैं किसी भी कॉलम को उठा लूं, चाहे मैं फर्स्ट कॉलम की बात कर रहा हूं चाहे सेकंड कॉलम की बात कर रहा हूं, अगर मैं मान लो फर्स्ट कॉलम की बात कर रहा हूं तो उसके जितने भी एलिमेंट्स आप देख रहे हो उनके आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। अगर मैं सेकंड कॉलम के बारे में बात कर रहा हूं तो उनके जितने भी एलिमेंट्स आप देख रहे हो उनके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसी तरह देखिए एक बात ध्यान से आपने जो समझने वाली है वो भी समझनी है कि अगर मैं यहां पे बोरॉन की बात करता हूं तो इस कंडीशन में नाम इसमें 13 लिखा हुआ है। जब इसमें 13 लिख दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ? 13 को अगर मैं चाहूं तो लिख सकता हूं 2, 8 एंड 3। तो अब इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं? 3 है। तो ये जितने भी आप एलिमेंट देख रहे हो इन सबके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उस तरह 14 में 4 होंगे, 15 में 5 होंगे, 16 में आउटरमोस्ट शेल में 6 होंगे, और जो 17 है इसके आउटरमोस्ट शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं 7 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये जो आखिरी नंबर आप देख रहे हो जिसका नाम है 18, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए तो इसको लिखा जाता है 288। इसके आउटरमोस्ट शेल में इन टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और इसी की वजह से ये हमारा सबसे स्टेबल ग्रुप बन जाता है। इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे आगे जाके, काफी बातें हमने यही करनी है, बट हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। चलिए पहले ग्रुप के बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहला जो ग्रुप आप देख रहे हो वो एक एल्कली मेटल का ग्रुप होता है। इसमें हमने हाइड्रोजन को एज एन एक्सेप्शन रखा हुआ है। देखिए क्या होता है ना कि हाइड्रोजन जो है ना वो किसी केस के अंदर एज अ मेटल बिहेव कर जाता है, किसी पर्टिकुलर केस में नॉन मेटालिक बिहेवियर एक्वायर करता है, लेकिन काफी हद तक ये एक सुटेबल है क्योंकि उसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है ना, इसलिए सबसे पहले वाले पॉइंट पर उसको रखा गया है, सबसे पहले ग्रुप के अंदर एज ए टॉप उसको रखा गया है।
ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एल्कलीज बनाते हैं जब हम इनको पानी के साथ रिएक्ट करवाते हैं या पानी के साथ वो हम उसको ज्वाइन करवाते हैं, राइट। नंबर 2 की बात करें तो उसको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। एंड ऑफ कोर्स ये बहुत थोड़ा सा कम मतलब वीकर एक एल्कलीज बनाता है पानी के साथ, ठीक है, एंड एज कंपेयर टू ग्रुप 1। ग्रुप 3 की बात करें तो मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूं, देखिए बेटा 3 से लेके ये जो 12 तक आप यहां देख रहे हो, ये जितने भी एलिमेंट्स इस पर्टिकुलर मतलब ग्रुप्स के अंदर आ रहे हैं, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। और इनकी एक बहुत ही खास बात है, खास बात यह है कि अगर आप इनके किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे तो आपको यह देखोगे कि इनके जो 2 आउटर मोस्ट शेल होते हैं, जैसे कि मान लो किसी के 3 शेल है, एक शेल, ये 2 शेल और ये 3 शेल हो गए, ठीक है, उसके बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। तो जो आखिरी के 2 शेल्स होंगे ना, हमें यह देखने को मिलता है कि यह भी इनकम्प्लीट होता है और यह भी इनकम्प्लीट होता है। नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम ये देखते हैं कि सबसे पहले इनर शेल जो है उनको पहले पूरी तरह फुलफिल किया जाता है। जब वो फुलफिल होता है उसके बाद आके हम नेक्स्ट शेल के अंदर जाते हैं। लेकिन ये जितने भी एलिमेंट्स आप यहां देखोगे तो यहां पे ये देखने को मिलता है कि आखिरी के 2 छोड़कर नीचे वाले जितने हैं वो तो फुलफिल हो रहे हैं, लेकिन जो आखिरी के 2 आपके शेल्स हैं जिनको आउटर मोस्ट शेल हम कह सकते हैं, वो क्या होते हैं, आपके इनकम्प्लीट होते हैं, ठीक है। इसके बाद ग्रुप 13 की बात करें, सबसे ऊपर वाला जो मेंबर है वो बोरोन है, इसको इसलिए बोरोन फैमिली कहा जाता है। 14 नंबर को कार्बन फैमिली कहा जाता है, उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली आ जाता है, ऑक्सीजन फैमिली हो जाता है। इसको चैल्कोजेंस भी कहा जाता है बिकॉज ये और फॉर्मेशन के अंदर बहुत कामयाब है। मतलब ये कि ये जो मेटल्स होते हैं ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपने जो ओर्स हैं वो क्रिएट करते हैं। जैसे हमारे पास फेरिक ऑक्साइड हो गया या फेरस ऑक्साइड हो गया, ये सब क्या है, ये एक्चुअलिटी में बनते हैं जब एक हमारा मेटल जो है वो मेरे ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है और एक और फॉर्मेशन में बन जाता है, और बन जाता है उसका, ठीक है, जिससे हम उसको फर्दर एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने उन मेटल्स को निकालने के लिए। तो ये ग्रुप 16 है। ग्रुप 17 की बात अगर हम करते हैं तो इनको हेलोजेंस कहा जाता है। हेलोजेंस इसलिए क्योंकि जितने भी मेटल्स हैं जब ग्रुप 17 के किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ जब वो रिएक्ट करते हैं तो जो वो प्रोडक्ट बनाते हैं वो एक्चुअली सॉल्ट होता है। तो इसलिए इनको हेलोजेंस कहा गया, क्योंकि हेलोजेंस का मतलब ही होता है सॉल्ट फॉर्मर्स, जो सॉल्ट बनाने में हेल्प करते हैं। इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट नोट है, प्लीज इस बात को समझें। नोट ये बोलता है कि 1 2 इनको छोड़ दो, बीच वालों को, इन वालों को छोड़ देते हैं, ठीक है। 1 2 13 14 15 16 एंड 17 तक की बात हो रही है। यहां तक के जितने भी आप एलिमेंट्स देखोगे, जो भी इनका ग्रुप नंबर है उतने ही नंबर ऑफ, एग्जैक्टली ग्रुप नंबर नहीं, मतलब मैं बताता हूं आपको, जब आप इन पहले 2 की बात करेंगे तो पहले वाले में आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले में 2 है। जैसे आप यहां चले जाओगे तो 10 में से माइनस करने लग जाइए, ठीक, मतलब 10 को माइनस करना है, तो 13 माइनस 10 3 रह गया। वो जो 3 है वो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। उसी तरह 14 को में से 10 माइनस कर लीजिए, जो 4 आ गया, जो 4 आ गया वो इनके जितने भी एलिमेंट्स देखोगे उनके आउटर मोस्ट शेल में वही 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो जाते हैं। इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 तक यहां पे लिखा गया है, ठीक है। ये जितने भी एलिमेंट्स यहां पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं 1 2 एंड 13 से लेकर 70 तक के, इन सबको नॉर्मल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के नाम से हम अच्छी तरह जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ये जितने भी आपको एलिमेंट्स बताए गए हैं फर्स्ट सेकंड 13 से लेकर 70 तक, इस सारे के सारे इनके जो आउटर मोस्ट शेल्स होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं और अपने आप को कंप्लीट करने के चक्कर में तो रिएक्शंस टेक प्लेस करती हैं, वहीं पे तभी तो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करती हैं। बाकी इसके बारे में मैं आपको और डिटेल में आगे जाके बताऊंगा। ग्रुप 18 जो है इसको हम जीरो ग्रुप कहते हैं, या तो नोबल गैसेस कहते हैं या इनर्ट गैसेस कहा जाता है। जीरो ग्रुप इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहली बात, इनके पास आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपको पता है कि कोई भी पर्टिकुलर एटम रिएक्टिव क्यों होता है? वो रिएक्टिव इसलिए है क्योंकि अल्टीमेटली वो ये चाहता है कि उसके आउटरमोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके कंप्लीट हो सके। अपने आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के चक्कर में या तो वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है या तो वो शेयर करता है किसी और एटम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ताकि इनके आउटरमोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट हो सके, और ऐसा करते वक्त इनमें केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस करती है।
तो जब पहले से ही अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं तो वो फर्दर फिर किसी से क्या रिएक्ट करेगा, इसलिए बहुत हार्डली रिएक्ट करते हैं किसी और एलिमेंट्स के साथ, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो व्हेन आई से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो मतलब ये होता है कि हर एक एलिमेंट चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट हो जाए, और कंप्लीट का मतलब यहां पे होता है कि हर एक एलिमेंट चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमें बात करनी है पीरियड्स के बारे में। देखिए सिंपल सी बात है, जो आप यहां पे हॉरिजॉन्टल रोज ले रहे हो इन्हीं को ही पीरियड कहा जाता है, और जो भी इस पर्टिकुलर पीरियड का नंबर होगा ना, उसके अंदर जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे उनके पास उतने ही नंबर ऑफ शेल्स होंगे। मतलब ये कि जैसे कि अगर मैं यहां पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, अगर इन सब की बात करूं तो ये कहां लाई कर रहे हैं, ये तीसरे पीरियड में लाई कर रहे हैं। तो अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इन सभी के पास 3-3 शेल्स होंगे। सेम अगर पोटेशियम की बात करते हैं, कैल्शियम की बात करते हैं, मतलब फोर्थ पीरियड के बारे में बात करते हो, तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स आप देख रहे हो इन सभी एलिमेंट्स के पास टोटल कितने नंबर ऑफ शेल्स होंगे? 4 शेल्स होंगे। क्यों? क्योंकि ये इनका जो पीरियड है वो हमारा 7 है, पीरियड जो है वो 4 है। तो पीरियड 4 होने का मतलब हुआ कि इनमें नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे? 4 होंगे। पीरियड 3 होने का मतलब 3 होंगे, एंड सो ऑन। ठीक है। इसके अलावा देखिए यहां पे लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स अगर आप देख सकते हो तो ये एक्चुअली में यहां लाई करते हैं। इन दोनों, यहां पे स्पेस नहीं थी ना, इसलिए उन्होंने क्या किया, अलग से इनका बॉक्स बना के इसके अंदर इसको यहां पे फिट कर दिया गया है। तो बस यही है आपका पीरियोडिक टेबल, यही है इनके सैलेंट फीचर्स। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है।